बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पीडीएम ने मेला सजाया। बतौर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीडीएम के बड़े जलसे से खिताब किया और लोगों घबराओ नहीं, इमरान को भगाओ का नारा लगाया। इमरान खान ने उन्होंने ये भी कहा कि इमरान ने मईशत तबाह कर दी है, लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जितनी महंगाई आज है उतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं थी। इस नए पाकिस्तान से तो पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था। नाज़रीन, इस जलसे से और भी मुकर्रिरीन ने खिताब किया और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। तो हम भी कुछ सवाल उठाते हैं आज अपने प्रोग्राम में कि बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनने का दावा करने वाले शहबाज शरीफ बजट पास होने वाले दिन क्यों रेत की दीवार साबित हुए। इस जलसे में ना मरियम नवाज मौजूद थी और ना ही बिलावल भुट्टो। एएनपी भी हमें गायब नजर आई। तो नाक़िदीन ये कहते हैं कि कमज़ोर और तकसीम शुदा अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। खतरा है तो हुकूमत को अपनी ही कारकर्दगी और वादों से, जो वो 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद पूरा न कर पाए। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान, उनका तारुफ करा दूं। सिद्दीक अल फारूक साहब, नून लीग से ताल्लुक़ है आपका। उस्मान सईद बसरा साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सिद्दीक साहब, अब ये जो बात मैंने की कि बड़े अरसे के बाद हमने एक पीडीएम का दोबारा एक शो देखा, लेकिन इसमें हमें कुछ कमी महसूस नज़र आई। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी, इसमें एएनपी नहीं थी, इसमें मरियम नवाज साहबा नहीं थी। तो बहुत सारे सवालात उठ गए हैं कि क्या ये बड़ा कामयाब जलसा था भी या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाजिया खान साहिबा। पहली बात तो ये है कि ये पीडीएम का जलसा उस वक्त हुआ है जब पीपल्स पार्टी और एएनपी अलग हो गई हैं अपनी वजूहात से। लिहाजा अब ये कहना कि वो इसमें शामिल नहीं थे, तो जाहिर है उन्होंने शामिल नहीं होना था। बाकी आपको पता है 8 पार्टियां मौजूद जी। तो उसके अलावा आपका ये कहना या किसी का कहना कि मरियम नवाज साहबा नहीं थी, तो मरियम नवाज साहबा के चचा और लीडर ऑफ द अपोजिशन और पार्टी के सदर वहाँ मौजूद थे। मरियम नवाज साहबा की ड्यूटी अब लग गई है आजाद कश्मीर में। अच्छा, तो कोई बात नहीं, एक जगह चचा जाएंगे, दूसरी जगह भतीजी चली जाएंगी। एक सी अपना नायब सदर हैं, दूसरे सदर हैं पार्टी के। बात तो नुक्ताए नजर की है, इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छी तकरीर करती हैं और अवाम में उनकी कबूलियत बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आ गई, आपने बड़े अच्छे जुमले इस्तेमाल किए हैं, बल्कि मुहावरे सीसा पिलाई दीवार और रेत की दीवार के। तो अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत होती तो वो अपनी हुकूमत बना लेती, और नहीं है। तो चूंकि जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब ने, वो अगर से कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ क्या चीज़ है, उनके पास क्या अख्तियारात है क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एफआईए के जरिए उनकी जान छोड़ दी और अपनी जान भी छुड़वा ली। कुछ उनके अपने एमएलए थे जो बगावत कर बैठे थे, उनको भी उन्होंने सियासी रिश्वत दी। तो अपोजिशन का यही ख्याल था कि अगर वो उसूली तौर पर कायम रहें तो फिर तो जो 5-10 बंदों का फर्क है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अब आ जाइए इस बात पर कि शहबाज शरीफ साहब वहां क्यों नहीं थे। अब इस पर भी लोगों की अजीब राय है कि जी वो क्यों गए हैं अपने बहनोई और अपने जो है चचाजाद भाई की कुल अपना उस पे जनाजे पे, उन्हें नहीं जाना चाहिए था, पहले यहाँ आते फिर वहां जाते। अब जब ये सब कुछ मालूम भी हो कि उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में बजट तो पास हो ही जाएगा, तो वो फिर जो एक रिश्ता भी है, ताल्लुक भी है, जनाजा भी दोबारा तो नहीं पढ़ा जा सकता ना, तो उन्हें वहां जाना पड़ा। तो इसलिए इस पे एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम किसी के मुंह पर हाथ नहीं रख सकते, किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। लोगों को आजादी है, बात कहें शाइस्तगी से कहें, इख्तिलाफ करें शाइस्तगी से करें, तो खैर जो भी कहें ठीक है। अच्छा, आप सिद्दीक साहब, अगर आपको गिराव गुजरा हो कि मैंने ये बात कर दी कि सीसा पिलाई हुई दीवार बजट मंजूर नहीं होने देंगे और रेत की दीवार साबित हुए जब बजट मंजूर हुआ तो वो मौजूद नहीं थे, तो सर ये रेत की दीवार तो हमें उस वक्त भी साबित हुए जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की में अक्सरियत होने के बावजूद आपने देखा कि वहाँ नाकाम हुई अपोजिशन। हमें अपोजिशन वहाँ भी रेत की दीवार साबित हुई जब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एतमाद का वोट लाने को कहा गया।
हमें फिर आपको याद होगा फैटफ का जो बिल मंजूर कराना था वहां पर भी हमें रेत की दीवार या ऑपोजिशन साबित हुई। हमें फिर यूसुफ रजा गिलानी जो है वो ऑपोजिशन लीडर बनते हैं और अपने पीडीएम से अलग होकर बाप से वो वोट हासिल कर लेते हैं, तो हमें वहां भी वो रेत की दीवार साबित हुई। मतलब ये पहली दफा नहीं हुआ है सिद्दीक साहब के हर बार कहा जाता है आर या पार और अब ये होगा वो होगा। ये मुझे हमें ऐसा लग रहा है कि ये टाइम गेन किया जाता है ऑपोजिशन जमातों की जानिब से। देखिए, आप पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा आपने 2 मुहावरे इस्तेमाल किए हैं, अच्छी बात है, आपकी सवाबदीद है, आप जरूर कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। और अभी आपने पकड़ के रेत की दीवार का जनाब अली वो उसको बना लिया है, रदीफ बना लिया है गजल का, हर मिसरे के बाद आपने लगा दिया, तो ये भी आपका इख्तियार है। अब आप शायरी कर रही हैं तो करें, अच्छा। बड़ी बड़ी अच्छी शायरात हैं खवातीन, तो आप भी शायरी कर रही हैं, तो मैं आपकी शायरी को जो है दाद आप जवाब नहीं देना चाह रहे, आप वो बाउंसर मुझे ही मार रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। देखिए, अपोजिशन उसी वक्त अपोजिशन होती है जब उसके पास अक्सरियत नहीं होती। अक्सरियत हो तो वो हुकूमत होगी। अब ये कि हम टफ टाइम देंगे नहीं देंगे, उसमें क्या क्या बातें आती हैं, ये बहुत से चीजें जो हैं, बहुत से ये इस्तेमाल होते हैं, ये मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम लोग कोई दहशत गर्द तो नहीं है ना कि अब हुकूमत को जनाब अली इनके खिलाफ बम लेके आ जाए और उड़ा दे पार्लियामेंट को, खुदा ना खास्ता, या और कोई ऐसा काम कर दें। बातें होती हैं, सख्त भी होती हैं, नरम भी होती हैं, और अपोजिशन नारे भी लगाती है और वो नारे पूरे नहीं भी होते। तो लेकिन असल बात यह है कि आइन और कानून के मुताबिक अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए, कोई दहशतगर्दाना किरदार नहीं अदा करना चाहिए। ठीक है उस्मान साहब, अब ये जो कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि लोगों घबराओ, इमरान को भगाओ, मईशत तबाह हो गई है, इससे अच्छा तो पुराना पाकिस्तान था, तो सर अब ये कितना आप लोग के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहा है और कितना आप लोग भी परेशान हो गए कल के जलसे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि मैं कल का जलसा है और इससे पहले भी जितने भी पाकिस्तान के अंदर मुतहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी के बैनर तले जितने भी जलसे हुए हैं, सदीक भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई मोहतरम हैं। मैं जब भी इनके साथ भी शो में जाता रहा हूँ, एक ही बात कहता रहा हूँ कि खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, इनसे कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने की तहरीक हो या पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को बेहतर करने की हमारी इमरान खान साहब की और पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने की इमरान खान की तहरीक हो, लोग कब निकलते हैं? लोग निकलते हैं, अवाम निकलती है जब आपके पास कोई इशू के साथ आप खड़े होते हैं। इशू जो लोगों के कंसर्न होता है, पैसा बचाना, टीटियां लगवाना, एनआरओ लेना, अपने अपने वालदैन की मदद के साथ करप्शन के को बचाना का तहफ़्फ़ुज़ करने की तहरीक के साथ लोग नहीं निकलते। और तहरीक जब तक लोग ना निकले कामयाब नहीं हो सकती। और लोग निकलने का मकसद हरगिज़ आपकी पार्टी के चंद एक चमचे कड़छे नहीं हुआ करते। लोग निकलने से मुराद ये होती है कि जब लोग निकलते हैं, तो जब आपको याद होगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की तहरीक के लिए निकले, लोग हिंदुस्तान के अंदर उसका मजाक बना, लेकिन उनके साथ नौजवान निकले MSF के, फिर लोग निकले, फिर पाकिस्तान बना। वैसे ही जब इमरान खान साहब ने एक तहरीक शुरू की पाकिस्तान के अंदर धांधलीशुदा इलेक्शन के खिलाफ, तो हमें उस हुकूमत ने बड़े जुल्म और बर्बरियत से रोका था। हमारे ऊपर पर्चे हुए, लोगों को पकड़े गए, बहुत तशद्दुद किया गया, मारा गया, हमारे CM को यहाँ रोका गया, सारी रात शेयरिंग हुई, लेकिन लोग निकले, अवाम निकली, पाकिस्तान की वो सिविल सोसाइटी वाइब्रेंटली पोलिटिकली निकली जो पहले कभी निकली नहीं थी। लिहाजा एक नई पोलिटिकल तहरीक चल निकली। अब इनके पास मसला ये है कि इनके पास देने को कोई नारा नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसलिए हमें मालूम है, दिल की अथाह गहराइयों से हमें मालूम है कि पाकिस्तान की कौम बागैरत, जुर्रतमंद और बाहया कौम है, इसका कोई मुकाबला नहीं। ये चोरी बचाने के लिए नहीं निकल सकते किसी सूरत। इसलिए मैं कहता हूँ कि खंजर उठेगी न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। लेकिन उस्मान साहब सवाल यहाँ पर ये भी है ना कि आप लोगों की भी तो परफॉर्मेंस है ना सर। अगर ये तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग को ऐसी ऑपोजिशन मिली है जो तकसीम है, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, मगर सिर्फ 3 साढ़े 3 अगर चले मान लिया लोग इनके साथ नहीं है, लोग आपके साथ है, तो हमने बाय इलेक्शन में क्या देखा उसमें? अच्छा, देखिए मैं आपकी जो मेरी लॉजिक जो है ना जी, अगर मैं उसको आपके सामने रखूंगा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं।
देखिए, आपको याद होगा कि जब हमने तहरीक चलाई तो आज की तमाम मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी, लेकिन तनहा इमरान खान पाकिस्तान की कौम की उमंगों का तर्जुमान बन के उभरा और लोग उसके साथ थे। आज इमरान खान हुकूमत में है तो ये सारी मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी दूसरी तरफ खड़ी है, लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए। अब देखिए मसला क्या है, जब आपने इस प्रोग्राम इसलिए कि आप ना ही आप हुकूमत और ना ही ये लोग अपोजिशन ये लोगों के मामलात को एड्रेस कर रहे हैं। देखिए, यही मेरा पॉइंट है कि अगर ये अपोजिशन अगर अकेला इमरान खान लोगों का इशू लेके खड़ा हो तो वो संभाला नहीं जाता, और उसके बाद ये जो चूचू का मुरब्बा अपोजिशन है जो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी के लिए खड़ी हुई है, अगर इतने लोग भी इकट्ठे हो जाए सियासी तौर पर, इतनी पार्टियां भी, तो जब अवाम की बात नहीं कर रहे हैं ना, यही तो मेरा मकसद है, यही तो मेरा पॉइंट है, यही तो मेरी लॉजिक है, क्योंकि अवाम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि महंगाई, क्योंकि कुछ चीज लाकानूनियत, आइन, कुछ भी इनका मसला नहीं है। इनका मसला सिर्फ ये है कि हमने इस मुल्क से पैसा लूट के बाहर के मुल्क में ले गए हैं, टीटियां लगा के ले गए हैं, लॉन्चों में भर के ले गए हैं, मुश्ताक चीनी फ्रंट में रख के ले गए हैं, हम लोग ओमनी ग्रुप करके ले गए हैं। अब वो जो हम लूट के ले गए हैं, सरे महल बन गए, एवल फील्ड हमने बना लिया, दुनिया की अमीर तरीन खानदानों में शामिल हम हो गए, वो जैसे भी हो गए, अब हमसे सवाल न किया जाए, इसके लिए कौम इनके साथ खड़ी नहीं होगी। नंबर सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मुझे थोड़ा सा ये दुख भी हुआ कि सदीक अल फारूक साहब जैसे, अब मसला ये है ना कि अब वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान उसूल की सियासत करते, इमरान खान ने जो 24 साल उसूल की सियासत की, मैं गिनवाना चाहूँ तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हुजूरे वाला आप कह रहे हैं उसूल की सियासत करते, जो गवाल मंडी से कौंसल का इलेक्शन हारे और फिर वहीं से BMW दे के उन्हीं हजरात के साथ मिलके 35 लाख रुपया जिनसे लेके फिर सियासत का हिस्सा बने, और हमें कह रहे हैं जी असूल। उसी पीपल्स पार्टी को गाली देते रहे, उसी बेनजीर शहीद की बरहना तस्वीर हेलीकॉप्टर से दिखवाते रहे, उनकी वालदा की किरदार कशी की मुहिम चलाते रहे, हमें कह रहे हैं जी इखलाकियात में रहें, उसी पीपल्स पार्टी का पेट फाड़ते रहे, उसी जरदारी को घसीटने की बातें करते रहे, उसी के ऊपर सियासत करते रहे, और फिर वही सैफ रहमान का नायब बना के उसकी जुबान काटते रहे। हमें कह रहे हैं उसूल की बात करें। दुनिया की सियासत में सबसे बड़ी बेअसूली नवाज शरीफ के खानदान से शुरू होके जरदारी के यहाँ जाके खत्म होती है, लिहाजा ये तो हमें बता नहीं सकते। और तीसरी अहम बात जो मैं करना चाहूंगा, अभी कौम ने सद शुक्र के अल्लाह के फजल और मेरे वजीर आजम और उसकी टीम की बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना के मसले से अभी हम निकल रहे हैं। जब इन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी ने एक जलसियों की वेव शुरू की, तब इस मुल्क में दोबारा कोरोना की सेकंड वेव शुरू हुई। हम कहते रहे खुदा के लिए और चोरी तुम्हारी हजम नहीं होनी, छोड़ दो इन जलसों की जान, मुल्क को कौम पे रहम करो, नहीं किया, दूसरी वेव पे चले गए। अब जब हम खुदा करके उससे बाहर आ रहे हैं, पाकिस्तान की मुआशियत के ये दुश्मन, जिनको पाकिस्तान की मुआशी तरक्की एक आंख नहीं पाती, अपने खानदान की मुआशी तरक्की के अलावा कोई तरक्की इनको पसंद नहीं है, अब जाके सवाल पे जा घुसे हैं कि आओ लोगों को इकट्ठा करो और कोरोना के लिए। आपकी तवज्जो से मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ कि आखिर ये जो शहबाज शरीफ साहब उस दिन असेंबली में बड़ा धाड़ रहे थे, अगर मैं होता तो कोरोना को मैं ये कर देता, अगर मैं होता तो ये कर देता, मेरे ख्याल में अगर ये होते तो कम से कम इस तरह के जलसे करके कोरोना के अंदर कंट्रीब्यूट ना करते। तो मेरे ख्याल में कुछ इखलाकियात इंसानों में होनी चाहिए और हमें ये सवाल उठाना चाहिए सबको मिलके कि कौम तो हम है ना, अगर कोरोना आया, मुआशियत डूबी, लोग मरेंगे, खुदा न खास्ता खाकम बदन, तो किसका नुकसान होगा? पाकिस्तान का। उस पर आप तरस नहीं कर रहे। इक़्तिदार के लिए आप लोग किसी इखलाकियात को सामने नहीं रख रहे, हर इखलाकियात को बाला ताक रख रहे, गाली देने से लेके कोरोना के फैलाव तक आप हर जगह शामिल हैं। ठीक है, मैं जरा चले आपसे बड़ा तफसीली आपने जवाब दे दिया। सिद्दीक साहब, एक तो मेरा सवाल सर ये, वो ठीक है उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन तो दी, उस्मान साहब ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करके, लेकिन सर ये नेशनल सिक्योरिटी की जो हमने देखा कि पार्लिमानी मीटिंग हुई, उसके बाद अगले ही 2 दिन के बाद हमने देखा कि ये इस तरह का जलसा मुनाकिद कर देना, ये क्या मैसेज दिया गया? और दूसरा सर मुझे ये भी बता दीजिएगा कि एक रूमर्स ये भी आ रही थी कि इतनी अहम मीटिंग थी कौमी सलामती के हवाले से, चले भाई आप लोग अपनी अपनी सियासत मुफादात की वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ना शहबाज शरीफ इमरान खान को, ना इमरान खान शहबाज शरीफ को, लेकिन सर इस मीटिंग में इमरान खान के न होने की एक वजह यह भी थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे तो हम नहीं आएंगे इस मीटिंग में, क्या ऐसा ही है सर? देखिए, पहली बात है कि इनके वजीर खारजा ने खुद ही कह दिया
कि ये बात पहले से तय थी कि इमरान साहब शिरकत नहीं करेंगे। हम्म। फिर स्पीकर ने वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के उस बात की तरदीद की कि जी शहबाज शरीफ ने कहा था अगर वो आए तो हम शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए एक बात यहाँ मैं ये जरूर उठाऊंगा कि नेशनल सिक्योरिटी में जब सब लोग मौजूद थे और इमरान खान का ना आना पहले से तय था या किसी के कहने पे नहीं आए या वो अपने आप को तालिबान और उनके हवाले से जो है वो मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते थे, जो भी थी बात, कम अज कम जो हुकूमत का तर्जुमान है उसने जो अगले दिन उसी दिन झूठ बोला सवाल के जवाब में कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके इस धमकी या इस मुतालबे की वजह से नहीं आए। तो कौमी सलामती के काज को तो हुकूमत के तर्जुमान ने ब्लास्ट कर दिया ना, उड़ा के रख दिया। तो इनको पहले तो सही बात करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर होती है तो उस शख्स की होती है जो स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है। तो स्टीयरिंग पे तो इस वक्त पीटीआई। दूसरी बात, इन्होंने कोरोना की कोरोना को ईरान से किसने दरामद किया? कोरोना को उसके बाद लंदन से किसने दरामद किया? क्यों नहीं फ्लाइट चेकिंग की? ये जो दूसरी तीसरी वेव आई है, ये आपको भी मालूम है कि ये बरतानिया से आई है। पहली ताफ्तान के बॉर्डर से ये लोग लाए हैं और इमरान खान ने कभी कहा जी फ्लू है, कुछ नहीं है, मत डरो इससे, ये तो बस फ्लू जैसा है। ये सारी बातें किसने की? हमने की या इमरान खान ने की? अब ये इमरान खान की पॉलिसी लेके बैठे हैं। वो तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख करम है कि चूंकि हमारी कौम में शराब नोशी नहीं है माजरत से, और हमारी कौम जो है वो कोई पिग और इस तरह की जो बोर है वो नहीं, उसका गोश्त खाती, हराम चीजें नहीं खाती। और कुछ ये इलाका ऐसा है मौसम कि उसमें हमारी कौम में वाइटलिटी जो है वो ज्यादा है, उसने रेजिस्ट किया, इसलिए वो कम हुआ। बस ये अल्लाह की मेहरबानी हुई ना सर हम पे, हमारे अपने कोई वो नहीं थी, ये अल्लाह की मेहरबानी। बताइए कि इन्होंने जो कुछ किया है हुकूमत ने, जब ये कह दे प्राइम मिनिस्टर कहे कि डरने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्लू की जैसी एक चीज है, तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है? अब आ जाइए इस बात पर, इन्होंने बदउनवानी की बात की। बदउनवानी की बात करते हुए पीटीआई के लोगों को मैं समझता हूं अगर कभी इन्हें ये ख्याल हो कि ये रियासत मदीना की बात करते हैं, पहली बात तो इमरान खान ने अपना काला धन लीडर थे परवेज मुशर्रफ के दौर में सफेद किया, वो उस वक्त आ चुके हुए, पीटीआई बन गई थी। दूसरी बात उन्होंने तस्लीम कर लिया, पहले कहा कि ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं सब हराम का पैसा है, फिर कहा मेरी भी ऑफशोर कंपनियां, जब वो सामने आ गई मेरी ऑफशोर कंपनियां, तो वो हराम का पैसा नहीं था, हलाल का था। फिर इन्हीं की बहन जो शौकत खानम की डायरेक्टर हैं, जब आ गई अपना काला धन सफेद करने की स्कीम 2017 की, 62 अरब रुपए की काला धन उसने सफेद किया। वो क्या कैसे सफेद किया? वो कौन है? वो भी इसी फैमिली की है ना। अब आ जाइए नैब के कानून के, जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं नैब के कानून में तरमीम नहीं करूंगा, ये पूरी पीटीआई नहीं, वो तो तरमीम करना चाहते, वो तो कहते हैं ऑपोजिशन जो है। थोड़ी सी इन्होंने बड़ी बातें की, रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस इमरान खान लेके आए, इन्होंने उनको जनाब सिफारिश की कि ये ऑर्डिनेंस लाएं और नैब के कवानीन में अपने आप को बचाने के लिए, किस चीज से? हेलीकॉप्टर केस से, मालम जब्बा से, अपना पेशावर मेट्रो से, इन सब से। और अब तो जनाब कोविड-19 का 1.3 बिलियन डॉलर, 200 अरब रुपए का हिसाब ये नहीं दे रहे और मना कर दिया है ऑडिट के अपना सरबराह को कि ये रिपोर्ट ही ना जारी करो। ये क्या है? करप्शन नहीं है? ये किसकी करप्शन है? गंदुम का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, एलएनजी का स्कैंडल, पेट्रोल का स्कैंडल, ये रिंग रोड का स्कैंडल, ये सारे स्कैंडल किसके हैं? ये इन्हीं के तो, इमरान खान और इनकी पार्टी के तो हैं। किसके हैं? तो चल रहे हैं ना अभी तो इनके स्कैंडल्स के ऊपर इंक्वायरी तो चल रही है ना सिद्दीक साहब। हाँ, हमारी इंक्वायरी अभी शुरू नहीं होती और हमारे लोगों को पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। साल, 1.5 साल, 2 साल वो जेल में रहते हैं। अदालत से जाके सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जमानतें होती हैं। इनकी इंक्वायरी कौन करता है? अपनी पार्टी का सेनेटर करता है। ठीक है, अपनी पार्टी के सेनेटर साहब करते हैं और फिर उसमें जाके FIA जो इमरान खान के अंडर है वो जाके कह देता है तफ्तीश अफसर हमें तो जरूरत ही नहीं है जी, हमने तो कोई गिरफ्तार नहीं करना, जाओ जी। ये क्या है? ठीक है।
चले उस्मान साहब, अब ये तो इनके इल्जाम, इनके गिले शिकवे है कि जी अभी हमारी इंक्वायरी नहीं खुलती है। हकायक है, ये हकायक है। अच्छा, हकायक है। चले जी, ये हकीकत ये है कि जी इनकी अभी इंक्वायरी खुलती नहीं है और पहले पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। 1.5 साल 2 साल रहने के बाद जब कोई सबूत नहीं होते तो ये बाहर आ जाते हैं। आप लोगों की पार्टी में इतने केसेस इन्होंने गिनवाए हैं, उनके खिलाफ अभी इंक्वायरी, लेकिन वो लोग सारे बाहर घूम रहे हैं। सर, ये तो फिर तजाद हुआ ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि अच्छा लगता है मुझे कि सदीक अल फारूक साहब, आप नतीजे, इनकी एज भी काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज्यादा सीजनल आदमी टेलीविजन पे बैठते रहते हैं। ये कोई और आदमी नून लीग का हो ना जो थोड़ा सा इस तरह की गुफ्तगू करता हो, जैसे कि तलाल चौधरी है या जिस तरह के अहमद शेर अली हैं, तो उनसे तो तवक्को की जा सकती है। लेकिन जो ये गुफ्तगू करें, देखिए अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बहन के मुताल्लिक कुछ बात की। पहली बात तो ये है कि वो ऐसी खातून है जो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर वो सियासत में हिस्सा भी ले रही हो तो खवातीन का जिक्र आप करें अगर आपके पास कोई प्रूफ है। प्रूफ का मतलब है कि अगर आपको कोर्ट में ले गए हैं कुछ चीज साबित करती है। अगर बिलफर्ज, मैं बिलफर्ज कह रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं, अगर मैं नवाज शरीफ साहब की उन 2 बेटियों के मुतल्लिक या शहबाज शरीफ की बच्चियों के मुतल्लिक जिन पे टीटियों के इल्जाम भी हैं, यहाँ पे गुफ्तगू करना शुरू कर दूं तो इट विल साउंड नॉट ओनली वियर्ड बट बिलो द बेल्ट, क्योंकि वो बेचारी सियासत में नहीं है। अगर मैं मरियम के ऊपर बात करूं तो बिकॉज शी इज इन अ पॉलिटिक्स, तो मैं कहूँ मरियम को चोरी के इल्जाम में सजा हुई है बिकॉज ये हुई है हाई कोर्ट के अंदर, ये बिलो द बेल्ट नहीं है क्योंकि वो एक तो पॉलिटिक्स के अंदर है, दूसरा उनको सजा भी हुई है। अगर मैं कहता हूँ कि एक तो उनकी बहन कभी पॉलिटिक्स में है ही नहीं, फिर आपने खुदा का खौफ करें। देखिए नवाज शरीफ के पास आप जिंदगी में खत्म होने के, देखिए अगर तो मेरी बात में लॉजिक नहीं है तो उसको डिस्टॉर्ट कर दें, अगर लॉजिक है ना तो लॉजिक शुड प्रिवेल। चले और लोगों का बता देना सर आप। सुनिए, ये जब भी, लेकिन सिद्दीक साहब अभी अली तरीन साहब को भी एफआईए ने नोटिस दिया है, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपकी तमाम सवाल का जवाब दूंगा। खान साहब नोटिस ये कहूंगा कि देखिए और किसी को गिरफ्तार नहीं, आपने इतना लंबा बोले, मैं तो बोला नहीं इसके अंदर। जी 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 उस्मान साहब बोले, मैंने, उन्होंने मुझसे पूछा इसलिए मैंने। जी 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 सही बात है, मैंने पूछा। जी उस्मान साहब कंटिन्यू करें प्लीज। जी, नून लीग की देखिए एक तारीख है और ये बदकिस्मती से इनकी एक लेगेसी है कि ये औरतों के ऊपर हमला करते हैं और फिर औरतों के। अच्छा चले, वो आपने अपनी बात कर ली ना, और लोगों के बारे में बता देना। अच्छा अब देखिए, वो जुल्फी बुखारी का जो रिंग रोड का मामला है सर, वो कहाँ तक पहुंचा? जुल्फी बुखारी हो, अलीम खान हो, सुल्तान खान हो या कोई भी इंसान जहांगीर तरीन हो, जो बुलंद इखलाकी जुर्रत इमरान खान के अंदर है, उसका तकाबुल पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से नहीं किया जा सकता। अगर इनको कोई मसला है, अगर इनको कोई मसला ये समझते हैं कि इंसाफ नहीं हो रहा, उनके पास शवाहिद हैं, हमने कहा कि नवाज शरीफ चोर हैं, हम उनको पकड़ के ले गए कलाई से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको ले गए नैब के अंदर, उनको सजाएं हुई ना, हमने साबित कर दिया। हमने सिर्फ गुफ्तगू नहीं की, टेलीविजन के ऊपर बैठ के इल्जाम नहीं लगाए, लोगों के ऊपर सिर्फ इल्जाम तराशी का गंद नहीं उछाला, उनको सजाएं दिलवाई इमरान खान ने। अगर इनके अंदर इखलाकी जुर्रत है जो कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नापैद है, इनको चाहिए कि ये सुबह उठें, ये इमरान खान की बहन को ले जाए कोर्ट के अंदर और वहां जाके साबित करें, साबित हो जाए तो बिल्कुल जहाँ बैठ के बात करें। चले सर, ये तो आपने क्लेरिफिकेशन दे दी ना, अब मेरे इस सवाल का जवाब दे दी। चले अब वो तो बात वही होगी कि हम इल्जामात दर इल्जामात पे पूरा वक्त ज़ाया कर देंगे। कल मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि अमेरिका जो है वो मुखालिफ बयानात जो हैं वो एक ड्रामा है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, एयर बेसिस मांगे हैं जो हुकूमत ने दे दिए हैं, मतलब अड्डे नहीं मांगे थे, एयर बेसिस। तो सर ये अड्डे अलग चीज़ है और एयर बेसिस अलग चीज़ है, और क्या वाकई आप लोग की हुकूमत ने एयर बेसिस दे दिए अमेरिका को? देखिए मेरे ख्याल में अब अगेन मैं ये कहूँगा कि ये वो सारी बातें हैं जो कि सिर्फ ज़ेबे दास्तान के लिए की जा रही। जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म एक बाहुमैयत वज़ीर आज़म, एक आदमी जिसने अपनी बड़ी एक लंबे अरसे के बाद, बल्कि मैं तो सियासत का तालिब इल्म हूँ, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जिसने वाहिद दुनिया की सुपर पावर को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी अनलेस यू आर एंगेज इन द पीस। आप मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान जो वज़ीर आज़म है आपके मुल्क के, उनकी स्टेटमेंट की अहमियत है या अखबारों में आने वाले तराशों की स्टेटमेंट की अहमियत है, हम बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की जो जमीनी हदूद है, जो आज से पहले तक इस्तेमाल होती रही है डॉलरों की वजह,
नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम थे, जिस तरह भी मुंतखब हो गया है, कि जिन्होंने एमल कांसी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करवाया जो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, और उनको अमेरिका के आगे भेज दिया। वहां से पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सरजमीन से पकड़े गए लोगों को बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन हमलों का सिलसिला मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ। ये तमाम चीजें, और फिर नवाज शरीफ के दौर के अंदर 60 ड्रोन हमले हुए। ये आपके वजीर आज़म इमरान खान हैं जिनके दौर के अंदर एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, जिन्होंने दुनिया को डट के मैसेज दिया कि पाकिस्तान की हदूद को। ठीक है सिद्दीक साहब, वैसे इस बात को तो आप लोग भी मानेंगे, बतौर वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सख्त पैगाम अमेरिका को दिया है। ठीक है, मईशत हमारी अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन अज़म हमारे इमरान खान साहब ने, तकरीर बेहतरीन थी हमारी इमरान खान साहब। तकरीर बड़ी बेहतरीन की। ये जो कहा ना कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये झूठ बोला। जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने की उसकी तरदीद ISPR को कल ही कर देनी चाहिए थी कि एयर स्पेस नहीं दी, लेकिन एयर स्पेस दी। एमल कांसी को मरहूम सदर लगारी ने भेजा और नवाज शरीफ का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उम्र में भी छोटे हैं और है तो ये बहुत दावा करते हैं, और ये अभी इन्होंने अपना इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं कि इन्होंने डिग्री भी ली है। लेकिन कल भी मैंने इन्हें, परसों एक बात पे मैंने बताया था, वो भी इन्हें याद नहीं थी, तो आज भी मैं याद कर रहा हूँ कि एमल कांसी को जरा दोबारा देखिएगा। नवाज शरीफ के दौर में जब स्कड मिसाइल एयर स्पेस क्रॉस करके गए तो नवाज शरीफ ने अमेरिकी सफीर को बुला के वो झाड़ पिलाई और मना कर दिया कि आप यहाँ से स्कड मिसाइल नहीं जाएंगे पाकिस्तान की एयर स्पेस से। ये रिकॉर्ड की बात है भाई, ये उस वक्त के सदर ने, अमेरिकी सदर ने अपनी किताब में भी लिख दिया है। अगर नहीं पढ़ सके आप तो मैं वो किताब भेज देता हूँ आपको, बिल क्लिंटन की। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम झूठ ना बोले। अब आ जाइए एक लम्हा नहीं, झूठ क्या ना बोले, मतलब एयर बेसिस दिए हैं पाकिस्तान ने अमेरिका को। एयर बेसिस हमारे दौर में नहीं, वो तो दिए थे परवेज मुशर्रफ ने। मैं सर अभी की बात कर रही हूँ, जो कल मौलाना फजलुर रहमान ने इल्जाम लगाया है। उन्होंने एयर स्पेस मांगी इमरान खान की हुकूमत से, और बदकिस्मती से इमरान खान के पास इख्तियारात नहीं है। जो अगली बात मैं करता हूँ, इन्होंने अभी दावा किया कि इमरान खान ने सजाएं दिलवाई। सर आप लोगों को कौमी सलामती की पार्लिमानी मीटिंग में ब्रीफ किया गया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान ने कौमी असेंबली में स्पीच में बताया, और फिर उसके बाद ये कौमी सलामती की मीटिंग में आप लोगों को बताया, ब्रीफ किया गया। में क्या इमरान खान साहब तो ऐसी हस्ती हैं कि ये अल्लाह के घर में भी झूठ बोल देते हैं। यू टर्न लेना तो इन्होंने कहा था बड़े लीडर की निशानी है। अब मेरी बात सुन ले आप, अभी इन्होंने ये कहा है कि जनाब इमरान खान ने सजाएं दिलवाई। इसका ये मतलब है कि नैब इमरान खान के मातहत है, अदालतें इमरान खान के मातहत हैं, एहतसाब अदालतें इमरान खान के मातहत हैं, और वो डिक्टेशन देते हैं कि इसको सजा दो। अगर ये बात है तो फिर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। और ये बात अगर इसी तरह है, जभी तो ना जहांगीर तरीन को सजा मिल सकती है, ना इमरान खान को हेलीकॉप्टर में सजा होती है, ना बिलियन सुनामी ट्री में सजा होती है, ना जनाब मालम जब्बा में सजा किसी को होती है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आने के बावजूद पिशावर मेट्रो में किसी को सजा होती है, ना जनाब अली अभी तक 2 साल होने वाले हैं गंदम स्कैंडल में किसी को सजा होती है, और ना LNG में सजा हो रही है, ना चीनी स्कैंडल में सजा हो रही है। और ये 2000 अरब से ऊपर के स्कैंडल्स हैं, ये कोई 10-20 अरब के स्कैंडल नहीं है। ठीक है उस्मान साहब, अब यही बात आ जाती है कि चले जी, अगर हम आ जाते हैं, ये आप लोग जो बार बार कहते हैं ये करप्ट हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, आप लोगों ने अब तक कौन सी ऐसी असेंबली में कौन सी कानून साजी की है जिससे कि आप करप्ट लोगों को पकड़ सकें, आप आवाम की मुश्किलात को कम कर सकें? ऐसा तो कोई भी काम नहीं किया, तो मुझे नहीं पता, शायद आप बता दें मुझे। अच्छा, अभी मैं क्विकली आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी बताऊंगा जिससे आम आदमी में बेहतरी आई है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखिए ये जो होती है ना, ये अल्फाज की जगलिंग, ये जो शोबदाबाजी अल्फाज की होती है, अब पाकिस्तान के लोग बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने एजुकेट कर दिए हैं। अब हम अपने दिल की तसल्ली के लिए तो कह सकते हैं ये कि मैं बड़ी अच्छी अल्फाज मैंने फेंके और मैंने अपनी पटारी से बड़ी अच्छी गुफ्तगू निकाल के फेंकी, लेकिन लोग उसको नहीं समझ रहे, साथ नहीं समझ रहे। अब देखिए मसला क्या है, हम जब कहते हैं कि इमरान खान ने एज अ वजीर आजम डट के चोरों को सजा दिलवाई, तो हम इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह के नाम पे एहतसाब का एक मकरू खेल जारी था। एक दफा आती थी पीपल्स पार्टी,
वो जी भर के लूटती थी। उस दौरान नून लीग कहती थी हम देखना जब आएंगे स्विस बैंकों से सर असेंबली में कौन सी कानून साजी की गई वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि फिर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा मुझे। आप देखिए, अगर मुझे सुन लें, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी ना कीजिए। नहीं, मैंने उनको भी इंटरप्ट किया। हम ये कह रहे हैं कि जब आप सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला खेल खेल रहे थे ना, कि जब आपने ग्वाल मंडी में जलसा कर दिया, मोदी दरवाजे पे कहा मैं इनका पेट फाड़ दूंगा, और जब आए इफ्तार के अंदर तो उनके 72 खानों से उनकी तबादला कर दी। आज तक किसी ने पेट फाड़ा नहीं। एक बात सच जो बोलते रहे ये, बाकी तमाम ये झूठ बोलते हैं। एक बात सच इन्होंने बोला मुस्लिम लीग नून ने कि जरदारी साहब चोर हैं। उन्होंने भी जिंदगी में एक ही सच बोला कि मुझसे बड़ा नवाज शरीफ चोर है। इमरान खान ने कहा कि तुम दोनों सच बोलते हो, तो तुम दोनों चोर हो। और हमने एज अ वजीर आजम, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के अंदर जारी कलीमुल्लाह का ठीक है। चले ये बता देना कौन सी कानून साजी की असेंबली में जिससे महंगाई में कमी हुई हो, जिससे हमारी मईशत बेहतर हुई हो, जिससे हमें कितने करोड़ 1 करोड़ नौकरियां थी वो मिली हो आवाम को, जिससे हमें चीनी आटा गंदम जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ा हो, जिससे हमें महंगी बिजली खरीद कर भी हमें बिजली मुयसर नहीं हो रही। ऐसे कौन से काम किए वो गिनवा दे शॉर्टली मुझे। अच्छा, इसमें पहले मैं थोड़ा सा लेट्स मेक यू एजुकेटेड। मैं आपको बताऊं कि कानून साजी से महंगाई का ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही इस्लाह में बता रहा हूँ, इससे बिल्कुल महंगाई का ताल्लुक नहीं है। अब जो आप कह रही हैं कि हमने कौन से ऐसे इकदाम किए जो आप कहना चाह रही हैं जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आई। सबसे बड़ा इस पाकिस्तान का आम आदमी है किसान, दहकान, खेत मजदूर, जो बेचारा अपनी जिंदगी को दौड़ में लगा के धूप के अंदर आपकी जमीन का सीना चीरता है और अनाज उगाता है। उससे बड़ा कोई आम आदमी नहीं है। उस आम आदमी, उस किसान की जिंदगी में मेरे वजीर आजम के होते हुए ये बेहतरी आई है कि सिर्फ इस गंदम की फसल का 1150 अरब रुपया उसको एक्स्ट्रा पिछले साल से उसकी जेब में गया है। अच्छा। मेरे वजीर आजम ने किसान की जिंदगी में ये बेहतरी लाई है कि उसको जो गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस है उसकी बढ़ाई है। कितने थे? 1300 रुपए इनकी हुकूमत में थी, 1100 रुपए के ऊपर किसी की बिकती नहीं थी। मैं किसान हूँ ना खुद, हम किसान है, मैं गंदम उगाता हूँ। कोई आदमी पाकिस्तान में MP MNA के अलावा 1100 के ऊपर गंदम नहीं बेच पाता था क्योंकि बारदाना नहीं मिलता था। अच्छा। हमने उसको उठा के किया 1800 के ऊपर। एक मन के ऊपर लोगों की जिंदगी में 700-800 रुपए का इजाफा हुआ है। 1150 अरब रुपया किसान की जेब में एक्स्ट्रा गया है। वो आम आदमी है, उस किसान की जेब में गन्ने की प्राइस जब हमने एक्सपोर्टिंग प्राइस के ऊपर किया है, इनकी हुकूमत के अंदर जो किसान से दुश्मनी की पॉलिसी थी, 125 रुपए मन गन्ना बिकता था। हमारी हुकूमत के अंदर 290 रुपए मन गन्ना बिक रहा है। पाकिस्तान के अंदर किसान की जिंदगी में खुशहाली आई है। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर 30 साल से बंद फैसलाबाद की पावर लूम की इंडस्ट्री चल पड़ी है। हमने किसान, ये खुशहाली नजर क्यों नहीं आ रही सर? अभी तो गंदम की बोरी जो है महंगी हुई है, खुशहाली नजर क्यों नहीं आ रही? आपको पता है इस वक्त लोड शेडिंग का क्या हाल है? इमरान खान साहब ने कहा था जब ऑपोजिशन में थे कि KPK में 350 छोटे डैम बनाऊंगा, उससे मैं सस्ती बिजली पैदा करूंगा, न सिर्फ KPK में बल्कि पूरे मुल्क में जो सस्ती बिजली मिलेगी। इस वक्त बिजली कितनी महंगी है आपको पता है? इस वक्त गर्मी में गैस महंगा हो रहा है आपको पता है? आप बात कर रहे हैं कि कानून साजी नहीं की जाती, अवाम के जो डायरेक्ट उनके इश्यूज हैं उस पर कोई कानून साजी। भाई ये ऐवान बना ही अवाम के लिए है, ये किसके लिए बना है? फिर यहाँ कानून साजी अवाम के लिए नहीं होगी तो किसके लिए होगी? ब्यूरोक्रेट्स के लिए होगी या एस्टैब्लिशमेंट के लिए होगी? मैं आपको एक सादा सा उसूल समझाने लगा हूँ, चक्की की बात करने लगा हूँ। आम फहम, इस मुल्क के अंदर चोरी चकारी और चोर बाजारी का एक कहर था जिससे जमीन खुश्क थी। अभी 3 साल से अल्लाह की रहमत की बारिश इमरान खान की सूरत में हो रही है, मौशियत बेहतर हो रही है। ये कहा करते थे आज से ठीक महीना पहले जी मौशियत जो है वो माइनस में चल रही है 2.5 के अंदर। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम 3 चले मैं सिद्दीक साहब चले मान लिया कि इनकी परफॉर्मेंस 0 है सर, आप लोगों के पास कोई प्लान है कि अगर आप लोग इतने इल्जामात लगाते हैं और आप कहते हैं हमारी हुकूमत ने ये कारनामा अंजाम दिया था, इमरान खान की हुकूमत नहीं कर सकी, आपके पास क्या प्लान है इस वक्त? मैं प्लान भी बताता हूँ, थोड़ा शॉर्टली बता दीजिएगा सर, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है सर। जल्द इन्होंने दावा किया था कि 1 करोड़ और 2 लाख टन गंदम पैदा हुई है। शायद मुल्क की जरूरत है 55 लाख टन। इसका ये मतलब है कि बाकी 47 लाख टन मुल्क में वाफर गंदम मौजूद है। फिर ये 10 लाख टन इन्होंने दरामद क्यों करने की बात की और वो मंजूरी भी दे दी। नंबर 1। नंबर 2, किसान की बात करते हैं, बीज इन्होंने महंगा किया, खाद इन्होंने दोनों, यूरिया भी DPC भी महंगी की, डीजल इन्होंने महंगा किया और 400 रुपए गंदम के जो है वो रेट बढ़ाया। गंदम किसान से 1800 रुपए ले ली,
अब मार्केट में 2300 और 2200 और 2300 और 2400 रुपए मन बिक रही है, तो किसान के पास कहाँ पैसा आया? कपास की पैदावार 50% रह गई है। अब आ जाइए इस बात पर, ये अपने कहते हैं जी इमरान खान बड़ा नेक है, बड़ा सारा कुछ है। पहली बात, हमारे पास क्या प्लान है? हमारे पास इन्होंने जिस तरह के सी पैक को बंद कर दिया, इन्होंने जिस तरह से शरह सूद को बढ़ा दिया, इन्होंने जिस तरह से नैब को इन्वेस्टर के पीछे लगा दिया, लोग भाग गए, हम इस सारे स्टेप्स को वापस लेंगे। लेकिन इमरान खान मारली वो चोर है और सारी दुनिया को पता है वो करप्ट है। इमरान खान माली तौर पर करप्ट है और उसका जो काला धन सफेद हुआ है और उसकी ऑफशोर कंपनी है वो सबूत है इस बात का। इमरान खान इंटेलेक्चुअली करप्ट है, हर बात पे उसने यू टर्न लिया है। इमरान खान से बड़ा करप्ट पाकिस्तान की तारीख में कोई पैदा नहीं। सिद्दीक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तनकीद जो है, तनकीद बरा इस्लाह होनी चाहिए। ऑपोजिशन से शायद इमरान खान साहब को की हुकूमत को कोई खतरा ना हो, लेकिन खतरा उनको अपनी ही कारकर्दगी और अपने ही किए हुए वादों से। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।